Neuropathy is the microvascular complication. Neuropathy, nephropathy, and retinopathy are microvascular complications. They come together. And macrovascular complications include stroke, ischemic heart disease, and peripheral arterial disease. So they come together usually. It is the commonest neuropathy out of all neuropathies, diabetic neuropathy. And all types of neuropathies are seen in diabetes mellitus. There is no exemption. And all types of fibers, small, large fiber, myelinated, demyelinated, all types are involved in diabetic neuropathy. Diagnosis is not very difficult. Patient tells that he is having neuropathy, symptoms इतनी वाज़ेह होते हैं, कॉमन होते हैं, but treatment is very difficult and remains inadequate. Despite क्या बहुत ज़्यादा भी एफर्ट कर लें, कुछ ना कुछ unmet needs रह जाती हैं. Now types कितनी हैं? Number one and most common is the distal symmetrical sensory motor polyneuropathy. This is the neuropathy whom we usually know as diabetic neuropathy. अगर कहीं बात करें और कुछ स्पेसिफिक टाइप का नाम ना लें तो उससे मुराद यही है कि डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी. जैसे सीजर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम कोई स्पेशल नाम लें तो मुराद वही होता है जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, अनलेस के हम कोई नाम लें कि एब्सेंस है या फोकल है. तो ऐसे ही जब डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं कोई साथ टाइप नहीं बताते तो यूजुअली कहने वाला और सुनने वाला ये पहली वाली किस्म समझता है, डिस्टल सिमेट्रिकल सेंसरी मोटर पोलीन्यूरोपैथी. डिस्टल का मतलब हाथ और पाँव होंगे, ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप. सिमेट्रिक दोनों तरफ बराबर क्योंकि सिस्टेमिक डिजीज है, कोई फोकल नहीं है. सेंसरी भी होंगी, मोटर भी, और मल्टीपल नर्व्स होंगे, इसलिए पोलीन्यूरोपैथी. देन देयर इज अ वेरी हेटेरोजेनस ग्रुप ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी इंक्लूड्स मेनी. आगे इसका जिक्र रहेगा. मोनोन्यूरोपैथी, वन नर्व, दैट इज वेरी कॉमन और एट टाइम्स बड़ी मिसलीडिंग होती है कि हम मोनोन्यूरोपैथी की वजह से कोई लोकल डिजीज सोच लेते हैं. डायबिटिक न्यूरोपैथी कैन बी मोनोन्यूरोपैथी. देन मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, इसको समझना जरूरी है कि ये मल्टीपल जगहों पर होती है, लेकिन ये पोलीन्यूरोपैथी की तरह नहीं है. ये समझे मोनोन्यूरोपैथी है जो कई सारी इकट्ठी हो गई है इन अ हैप्पैज़ार्ड फैशन. दे डू नॉट रिस्पेक्ट द फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रूल्स. एक नर्व कहीं की एक कहीं की, तो दे आर डेड एज मोनोन्यूरोपैथी. क्योंकि बेसिकली वो मोनोन्यूरोपैथी है जो इत्तेफाक से एक होकर में कई जगहों पर हो गई, तो उनकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल बी लाइक मोनोन्यूरोपैथी. देन रेडिकुलोपैथी, नर्व रूट्स कमिंग आउट ऑफ द स्पाइनल कैनाल. Then they make the plexopathy will be seen, and acute painful neuropathy. This is a very rare type but very important. When you start insulin in uncontrolled diabetic patients, diabetes starts getting controlled, and the nerves which were almost dead and not conveying pain to the brain, they start conveying pain. And patient comes back कि आपने insulin शुरू की, मुझे बड़ी उम्मीदें तो नहीं, मेरी तो पेन बढ़ गई है. It is called insulin neuritis. इसमें आपके लिए फिर मरीज दोबारा नहीं आएगा आपके पास. तो बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि उन्हें पहले बताएं कि इंसुलिन शुरू करने से आपकी दर्दें थोड़े अरसे के लिए बढ़ेंगी, और ये उसको समझाएं कि आपकी नर्व जिंदा हो रही है, फिर उसको जल्दी समझ आ जाएगा कि मैं बेहतर हो रहा हूँ. तो ये जब मैसेज देंगे तो वो इंसुलिन से भी नहीं भागेगा और आपसे भी नहीं भागेगा, वरना वो दोनों से गया लेकिन मेरे प्रॉब्लम बढ़ गया. या इंसुलिन शुरू करने में इसमें रेलेवेंट बात करूँ फैमिली फिजिशियन से रिलेटेड है कि जब आप शुरू करते हैं तो समझते हैं कि सारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी, इसके बाद मैं एक ही तकलीफ उठाऊंगा. ये भी मैसेज गलत है. एट टाइम्स मेटफॉर्मिन या वो रहती है साथ, सिर्फ सल्फोनेल यूरेज आती है, या वजन बढ़ने का कहते हैं कि मेरा वजन तो बढ़ रहा था, इंसुलिन के बाद और बढ़ेगा एनाबॉलिक है. तो ये मैसेज हमको इंसुलिन शुरू करने से पहले देने हैं. पेन थोड़े अर्से के लिए बढ़ सकती है, वजन बढ़ने का हमेशा इम्कान है, दवाइयाँ सारी बंद नहीं होंगी, सिर्फ सल्फोनेल यूरेज बंद होंगे. बाकी अपने मेरिट पर अगर क्वालिफाई करेंगे तो चलेंगी, नहीं क्वालिफाई करेंगे तो नहीं चलेंगे. तो ये इंसुलिन से पहले एक जरा तस्करा आ गया. रिस्क फैक्टर्स फॉर न्यूरोपैथी, द फैक्टर्स विद रेड, इधर देखते मैंने, ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ डायबिटीज. हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन डेफिशिएंसी, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, वास्कुलोपैथी डेफिनेटली इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, ये सब तो उसका ही हिस्सा है, इसलिए अलग से नहीं. तो डायबिटीज होगी तो ये सारे भी होंगे. इन एडिशन डायबिटिक स्मोकर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता. अगर स्मोकर होगा तो न्यूरोपैथी की चांस ज़्यादा है. एक्सेसिव अल्कोहल, इंक्रीज्ड हाइट एंड मैकेनिकल इंजरी टू द नर्व्स, ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी. मैं पूछ लूँ सब लोग उर्दू समझ गए ना, तो इससे आसान हो जाएगी कुछ चीज़ें. हाँ, मेरा फर्ज है कि कोई मैं सारे लोकल बंदे हैं जी बाइलिंगुअल हो रहा हूँ मैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा अपनी जुबान पैथोजेनेसिस
इज वेरी ये मतलब अखलाकी फर्ज था पहले पूछना बिफोर स्विचिंग ऑफ फ्रॉम इंग्लिश। पैराजेनेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट सवाल बताया इंक्रीज हाइट जी विद द रिस्क फैक्टर जी वो कैसे? वो ऐसे कि जो नर्व जितनी अपने सेंटर से दूर होगी ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से उतनी वो लेस नरिश्ड होगी और वो उतना ही रिस्क है। तो नर्व्स एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी इसीलिए आती है कि वो वैसे जितनी हार्ट से दूर होगी। टेल एंड वाले जिम्मेदार नहीं होते कि हमें पानी नहीं मिल रहा, वो इसलिए वैसे जिंदगी भर में कोई भी बंदा जो अपने मरकज से दूर होगा वो परेशान होगा। जैसे साउथ पंजाब वाले हर चीज में है, जो अपने मरकज से दूर जाएगा वो तंग होगा। सो पैथोजेनेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्लिक्टिंग। देयर आर सम थ्योरीज व्हिच ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ न्यूरोपैथी occurs. Ischemic theory is the most common, then metabolic theory, inflammatory theory, or immune mediated theory. Let us see them one by one. मैं तो जरा briefly कहूँगा, clinician के इसमें कम interest है। Ischemic theory focuses on vasculopathy. Diabetes में vessel तो जाएंगी, especially छोटी vessel जल्दी जाएंगी, उनका diameter कम है। So nerves are supplied by blood vessels as well. These are called vasa nervorum. And when these small vessels are occluded, nerve will be ischemic and later on infarct. So this ischemic theory explains that coexistence with other microvascular complications. जब एक जगह की छोटी वेसल अफेक्ट हो रही है नर्व पे, तो रेटिना पर और किडनी में भी हो रही होंगी। So all microvascular complications come together. यहाँ से समझ आता है, ये उसके हक में पॉइंट है। They are more likely in mononeuropathies and lumbosacral radiculocalexoneuropathies. ये आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे वेसल कम होती जाएगी, जैसे बाकी ब्रेन में स्ट्रोक होता है और जगहों पर इन्फार्क्ट होते हैं। मेटाबॉलिक थ्योरी इज द मोस्ट डिस्कस्ड थ्योरी। Sorbitol or fructose, which are the end products and intermediate products of glucose metabolism, they accumulate in axons or Schwann cells. And then inhibition of sodium-dependent myoinositol transport and depletion of intraneural myoinositol. This leads to deranged sodium and potassium ATPase activity. मेम्ब्रेन के ऊपर वो उसका जो बिजनेस है वो इफेक्ट होता है। एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का सेलुलर स्वेलिंग, दिस इज सीन मोर इन डिस्टल सिमेट्रिकल न्यूरोपैथीज। इन्फ्लेमेटरी और इम्यून मीडिएटेड थ्योरीज, देयर आर नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस, ब्लड वेसल्स आर अफेक्टेड थ्रू इम्यून मैकेनिज्म नॉट बाय ओक्लूजन। इम्यून मैकेनिज्म एक सेपरेट है जो ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ सकता है, उसका डायबिटीज की ड्यूरेशन या वास्कुलर रिस्क फैक्टर से ताल्लुक नहीं है, जिसको होना है उसे होना है। पेरीवास्कुलर इन्फ्लेमेशन विल बी देयर एंड डैमेज टू द एडजेसेंट नर्व वेसिकल्स। दीज आर मोर लाइकली इन डायबिटिक एमायोट्रोफी एंड मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। ये जो बहुत सारी होती है ना, वो जहाँ पे वैसे इम्यून मैकेनिज्म से हो गई। डायबिटिक एमायोट्रोफी बड़ी रेयर सी चीज है जिसमें थाइस होती है wasted and they have got response to corticosteroids. रेयर है ये, और ये वहाँ जगह जहाँ पर स्टीरॉयड न्यूरोपैथी को ठीक करने, अदरवाइज स्टीरॉयड गो अगेंस्ट डायबिटीज। ऐसा नहीं कि तीन थ्योरीज हैं तो किसी एक वेसल में एक थ्योरी अप्लाई हो रही होगी, ये समझाने के लिए तीन है। प्रैक्टिकली ये सारी थ्योरीज एक वक्त में हर जगह अप्लाई हो रही होती है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको देखें तो ये सारे मैकेनिज्म है, तो एक तरफ से ये एंडोथेलियम थ्रू वास्कुलर मैकेनिज्म है, इधर से ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। अल्टीमेटली नर्व हाइपोक्सिया एंड स्ट्रक्चरल डैमेज और रिवर्सल, ये समझाने के लिए तीन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारी एट द सेम टाइम ऑपरेट कर रही होती है। पैथोलॉजी अर्ली चेंज इज डैमेज टू Schwann cells and there is segmental demyelination and remyelination. रीजनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है and there is onion bulb formation of Schwann cells, regenerated और regenerated vessel। उस पे फाइबर अलग नजर आएंगे आपको माइक्रोस्कोप पे, ऑनियन बल्ब जैसे प्याज की छिलका एक के बाद दूसरा। एंड न्यूरोपैथी इज रिवर्सिबल एट दिस स्टेज। Then at late stage there will be axonal regeneration and this is irreversible. Clinical feature बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको बताना। इतनी ज्यादा टाइप्स हैं और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इधर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, इधर कॉन्की जलन, इधर गैस्ट्रोपेरिसिस। तो इनको एक जगह पर इकट्ठा करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है एक लेक्चर में, कम से कम इस पे तो पूरी है। सिर्फ न्यूरोपैथिक पेन पे मैं फोकस करता हूँ, इसको जरूरत नहीं याद करने की, ये सिर्फ मैंने आपको डराने के लिए नहीं लिखे। ये एक वेबसाइट पे न्यूरोपैथिक पेन के लिए ये लफ्ज थे जो मैंने पढ़े, एक मोर देन 80 लफ्ज। हर मरीज का इसके लिए अलग मफहूम है, हर डॉक्टर के लिए इसका समझने का अलग मफहूम है। जैसे आप कह लें कि पल्सिंग, थ्रोबिंग, बीटिंग, पाउंडिंग,
इनका क्या पेशेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो किस चीज को कह रहे हैं और आप किस चीज को समझ रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल है। सरसराहट, सनसनाहट, थरथराहट, पता नहीं क्या क्या लफ्ज है, तो वो बड़ा मुश्किल है इसमें एक लैंग्वेज पर आना। मैंने इनको क्लासीफाई किया इन सारे लफ्जों को कि एक क्लास में एक तरह की कंप्लेंट्स को रखो, तो कुछ 17 डिफरेंट क्लासेस बनी जिसमें ये लफ्ज कहते हुए, सो दिस इज प्रैक्टिकली यूजलेस। फिर मैं कहता हूँ क्लिनिकल फीचर मैं आपको डायरेक्ट उसके दिखाता हूँ। क्रूअल फेसेस ऑफ डायबिटिक, पेनफुल न्यूरोपैथी कैसे कैसे होते हैं, ये शायद आपको बेहतर याद है। पेशेंट सेज ही इज वॉकिंग ऑन नेल्स, ये उनकी कंप्लेंट, ऐसा लगता है कि मैं सुइयों के ऊपर या कीलों के ऊपर चल रहा हूँ। पिन्स एंड नीडल्स, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स में से एक है। इनिशियली फीट देन हैंड्स। आपका सवाल कि लेंथ डिपेंडेंट क्यों है, तो फुट वाली नर्व लंबी होगी ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से पास 1 मीटर दूर है, दूसरी 50 सेंटीमीटर दूर है, तो पहले बारी तो उसके एक में जो 100 सेंटीमीटर दूर है, फिर 90 सेंटीमीटर, फिर 80, तो फिर लेटर ऑन हाथ भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए इसको ग्लव्स एंड स्टॉकिंग टाइप कहते हैं। करंट लाइक फीलिंग, न्यूरल्जिक पेन कैसी होती है, कैसे शार्प करंट, बर्निंग सेंसेशन, पेशेंट कहता है जैसा लगता है कि मैंने आग के ऊपर पाँव रखे हैं, यही लफ्ज होते हैं अक्सर मरीज हमसे बेहतर डायग्नोसिस कई दफा बता रहे होते हैं। किताबों में लिखा है कि लिसन टू द पेशेंट, ही इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस, बहुत ज्यादा बेहतर था। सही। पेशेंट सेज ही इज वॉकिंग ऑन द पेबल्स, ये भी उनको ऐसा लगता है कि मैं कंकरियों पे चल रहा हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि मैं पाँव अपने कंबल से बाहर रखता हूँ। इनिशियल स्टेज में इतनी बर्निंग सेंसेशन है, बाकी सर्दी लग रही है, पाँव जल रहे हैं इसके। ये लेटर ऑन पेशेंट अडॉप्ट्स टू द डिजीज, ग्लव्स पहने हुए उसके हाथ में जले कप के साथ। फिर लेटर ऑन डिस्टल नमनेस शुरू हो गई है, इधर अभी तक पेन है, उसने अपने ग्लव्स अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लिए, ऐसे कप ले लिए उसने जिसमें उसको कप को हाथ ना लगाना पड़े। ये देखिए ना ग्लव्स एंड स्टॉक, ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है कि जूता उतर जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। ना डायबिटीज का कभी कहीं जिक्र है रिकॉर्ड में, ना कहीं पर न्यूरोपैथी का है। घर वाले कहते हैं कि मैंने जूते को चोन कर दिया या पाँव पे चोटें लगी है, पता नहीं। कॉमन कंप्लेंट है, इतनी अनकॉमन नहीं है। जूता निकला बस क्यों कि उसको सेंसेशन उसकी खत्म हो गई है, तो वो फिर उसके सिंबॉलिक मैंने रखा हुआ उसने लॉक किया हुआ है। इस तरह के शूज ओके हैं। सारी जो इंटरप्ट, एक मैंने पेशेंट देखा गुरुद्वारा में घर जाके, एक बुजुर्ग थे जो 80 साल के, उनके पाँव पे जो कहने लगी थी कि वो डॉट 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 कोई 100 ऑफ उनको चूंटियां काटती रही, उनको पता है। मैं अभी एक स्लाइड आ रही है, इससे अच्छी आपकी बात को मैं आगे सेकंड करूंगा। तो ऐसा जूता ठीक है जो पाँव में ऐसे पका रहे, और ऐसा बना है कि जो उतर जाए, इससे बड़े बड़े खराबियां पैदा होती हैं जूता उतरने से। यू कैन इमेजिन कि क्या से क्या चोट लग गई, एनीथिंग कैन। ये सीढ़ियां ऐसे जुड़ी हैं, मरीजों को पता भी नहीं चला। ये हीटर के आगे बैठे बैठे उनके पाँव जल गए, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये चूंटियों का, ये मेरा इधर वापडा में मरीज आया था, सारे उसके पाँव में देखे, ये उसको चूंटियां काट दी, इतनी सारी नहीं काटा तो उसको कहीं पता भी नहीं चला उसको। ये हीटर के आगे बैठे बैठे जल गई पूरी तरह। ये फिर ये ऐसे प्रेशर पॉइंट्स पर अल्सर बनेंगे। एम्पुटेशन पेशेंट देखें, हम क्रचेस पर आ गया है, आप टोटल हमारा कार्ड भी हो रहा है, आपका मिल जाता है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, मुझसे भी मिलता है। हमारे ये फेसबुक पे आप देख सकते हैं, जाके घर भी देख सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का पेज निकालें, उस पे सारे हमारे पिछले भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड बस बहुत ज्यादा ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये सारा अल्टीमेटली पेशेंट आप व्हील चेयर, तो शायद डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ना, तो ये बड़ी ज़रूरत चीज़ है। अब एक और बड़ा ग्रुप, ये पेनफुल से मैं निकल आया हूँ। ये कौन सा ग्रुप है? ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स, ये रह गया। ये क्या है? पोस्चरल हाइपोटेंशन, उठते ही बंदा गिरा जाए रिलेटेड, ये इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग। ये हमारे खवातीन बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर्स हमारे प्रोफेसर का कहते हैं वी आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। सो डॉक्टर इज ऐसा, तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, बल्कि यही वजह हम लोग डिस्कस नहीं करते, और इस वजह से हम इस फील्ड में हमने बड़ा इसमें मरीजों ने भी सफर किया, हमने भी सफर किया। एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बल्कि हम किताबें कहते हैं कि इम्पोर्टेंस वर्ड यूज है कि दैट इज डेरोगेटरी टू पेशेंट्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारी उसकी ही है। डिप्रेशन, ब्रोकन फैमिलीज, so many social evils associated with erectile dysfunction। और हमारे आउटडोर में रवैया क्या है? आउटडोर भी बिजी होते हैं, और ट्रेनिंग भी हमारी अखलाकी कुछ ऐसी हुई हुई है कि आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट जब तक न्यूरोपैथी में आएगा तो 50 से ऊपर ही होगा, अब तो बताता नहीं है। मेजॉरिटी हमारे डॉक्टरों को पूछना भी नहीं आता कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पूछना कैसे है, और अगर सब बैरियर को क्रॉस करके लेस देन 8% जो है लोग वो बता दें
तो आगे से जवाब ये होता है कि आपकी उम्र 50 हो गई या 60 हो गई है, शुगर कंट्रोल नहीं, गुर्दे काम नहीं कर रहे, आपको इस काम की पड़ी हुई है। ये कॉमन जवाब है, सो बैड। इसलिए फिर इसमें हकीम कामयाब है और दे लिसन टू द पेशेंट। और हमने भी शायद करते करते कबूल ही कर लिया कि शायद हमारा फील्ड ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत रॉन्ग है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ कि ये फील्ड निगलेक्ट हो जाता है। हम डायबिटिक न्यूरोपैथी के दर्द के दवाएं लिखने को डॉक्टर समझते हैं। हमारे एक प्रोफेसर कहते हैं मुझे तो 30 सेकंड लगते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हिस्ट्री लेने में। मैं कहते करीब होकर पूछता हूँ, बाकी सब कम ठीक है। 99% पेशेंट समझ जाता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं पाँव चलते हैं, शुगर कंट्रोल नहीं, गुर्दे खराब होते, बाकी दूसरा काम ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंड कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ऐसे पेशेंट फीमेल पेशेंट्स में आएंगे, जरूरी नहीं। और वैसे ट्रीट करने को हम सबको आना चाहिए, मेल को फीमेल पेशेंट और फीमेल को मेल पेशेंट सबको आना चाहिए। ये एक लतीफ़ा है जो आप की इजाज़त से करूँगा। थोड़ा सा माहौल टफ भी हो गया कि किसी ने बाबा नूरुद्दीन उम्र 10 साल से 110 साल से पूछा कि मर्द की मजीद शादी करने की ख्वाहिश किस उम्र तक रहती है। तो फरमाया को पक्का पता तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने 40वें तक तो जरूर रहती है। फिर हम जो मरीज को 50 की उम्र कह के उसके छक्के छुड़ा देते हैं कि तुमने ये पूछा क्यों कि मुझे तुम कौन हो जिसका इलाज पूछने वाले। ये एक लाइटर नोट पर है, इसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं। इवन ये बहुत बड़े जो एक मैस्लोस ट्रायंगल है, इसके मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। हम सब तकरीबन ये चाहते हैं, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी। हम जो पॉपुलेशन यहाँ बैठी है, मैस्लोस ट्रायंगल ये बड़ी मशहूर है कि इंसान कैसे डेवलप होते हैं अपने। हम चौथे या पांचवें में होंगे ना मेजॉरिटी, नीचे वाले 3 तो हम कवर कर चुके हैं। हम इस अजमत को पहुंचना चाहते हैं, मोरालिटी के, क्रिएटिविटी के। लेकिन मैस्लोस हायरार्की ट्रायंगल कहती है कि आप जब तक नीचे वाली नहीं करेंगे, आप ऊपर वाली नहीं अचीव कर सकते। सबसे नीचे क्या है? ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स एट एनिमल लेवल, स्लीप, होमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ये सबसे पहले इंसान के या किसी भी चीज जानवर के पूरे होने चाहिए। ये होंगे तो फिर वो सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी के, उसके हर चीज सिक्योर हो जाए। जब ये हो जाएंगी तो फिर तीसरी का ख्याल आएगा। फिर उसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी। देखिए उसने इसको यहाँ भी रखा है, इधर भी रखा है। ये सेक्स एट एनिमल लेवल, जस्ट टू कंटिन्यू दी मैनकाइंड। और ये है मोहब्बत वाली। वो कहते हैं कि आप तीसरे में, इसके बाद आप चौथे पे आ सकते हैं। सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर, रिस्पेक्ट बाय अदर, और फिर आखिर में आप मोरालिटी, क्रिएटिविटी। तो हम इसको कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं सेक्स को। और डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये मेजर चीज़ थी, मैंने इसमें थोड़ा टाइम लगाया कि इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं और ये ट्रीटेबल काफ़ी हद तक, इसलिए इग्नोर है। अब उसमें से और एक आ जाते हैं मोनोन्यूरोपैथी, ये जैसे मीडियम नर्व कंप्रेसर है, इसको दिखाया इसके नेटिंग। ये और भी चीज़ों में हो सकती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, और भी कुछ या हाइपोथायरायडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायरायडिज्म, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो वैसे हो गए और काफ़ी सारे इम्यून मेडिएटेड। फिर और ये उसी में हो गया कि इनिशियल पेन है, मीडियम नर्व 3.5 फिंगर में, और उसके बाद नर्वलेस है। ये वेस्टिंग है, दिखाने के लिए कि वेस्टिंग कैसे होती है, बस हो जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नजर आते हैं पहले। ये भी देखिए, इसकी मैंने इसको मरीज को कहा अपने राइट पे देखिए, तो ये आँख उसकी पूरी चली गई उधर और ये सेंटर में खड़ी है, और ये प्रोसेस, ये थर्ड नर्व पाल्सी है मॉडर्न न्यूरोपैथी का एग्जाम। इसमें देखें, इसको कहा गया राइट पे देखें तो ये ले गया इस आँख को, और ये वाली भी सेंटर में खड़ी है। तो लैटरल रेक्टस की पाल्सी 6 नर्व की, तो वो डिप्रोपिया उसको हो गया, जैसे ये दोनों नजर आ रहे हैं। 6 नर्व पाल्सी में एक बहुत बड़ा कैच है, वो नोट कर ले, कई दफा बड़ा पे करेगा। एक होता है फाल्स लोकलाइजिंग साइन। ये देखिए, मैंने ट्यूमर दिखाया हुआ है जिसने मिड लाइन को प्रेस कर दिया है। उस मरीज आपको डिप्रोपिया के साथ मिलेंगे, लैटरल रेक्टस और 6 नर्व की पाल्सी मिल जाएगी, आप समझेंगे मोनोन्यूरोपैथी है। उसमें कम से कम ब्रेन की कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन को बेस ना करें, जिस तरीके से भी करें आप उसका सीटी कराएंगे कुछ, क्योंकि 6 नर्व का रूट देखें कौन से निकलती है, बेस ऑफ ब्रेन पे चलती है, स्कल के ऊपर। It is a long route. Long It is route. vulnerable to many. जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो थर्ड नर्व, 6 नर्व जल्दी एंट्रैप होगी उसके नीचे। तो आप समझेंगे कि ये 6 नर्व पाल्सी है, असल में वो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसे कहते हैं फाल्स लोकलाइजिंग साइन। साइन लोकलाइज 6 नर्व पे हो गया, डिजीज 6 नर्व पे नहीं है। तो यहाँ पे ट्यूमर या रेज आईसीपी की कोई भी चीज मिस करना विल बी वेरी क्रिमिनल। तो इसलिए 6 नर्व को जल्दी ना करें। ये डायबिटिक मोनोन्यूरोपैथी मेजॉरिटी में निकलेगी वही, लेकिन पहले ये रिचुअल पूरा कर ही लो सीधी वक्त। आप 100 में से 1 में तो ट्यूमर ढूंढ लेंगे, ये मोनोन्यूरोपैथी है वही। सो डायबिटिक न्यूरोपैथी इज अ नाइटमेयर फॉर फिजिशियन, फॉर पेशेंट एंड फैमिली। इट इज डिफिकल्ट टू हैव, डिफिकल्ट टू लिव विद, डिफिकल्ट टू ट्रीट। फैमिली भी तंग हो जाती है। एक मरीज मुझे याद है, उसके पाँव को इतनी लगती थी कि अपने बच्चों को कहता था पाँव दबाओ, और फैमिली उसे अवॉइड करने लग गई कि जब भी आएंगे तो पहले के पास पाँव दबाने को कहेंगे। एंड यूज्ड टू गिव मनी टू हिज चिल्ड्रन, पैसे देता था कि मेरे पाँव दबाओ।
ये हकीकत है, जिंदगी की रियलिटीज है, सो इट इज डिफिकल्ट टू लिव विद। अब आ जाता है सिम्टम की बात होगी, मैंने इसके जरा इलाबोरेट तरीके से साइंस सेंसरी लॉस होगा, ये कैसे देखना मैं बताता हूँ अगली स्लाइड में। वेस्टिंग होगी, प्रेस के बस ये हाई आर्च फीट, शार्पट जॉइंट सीधी आगे दिखाते हैं आपको, वुंड्स एंड अल्सर देख चुके हैं आप, वीकनेस मोटर वीकनेस होगी, एंड एब्सेंट एंकल जर्क। तो आप वाली बात एंकल जर्क करने जाएंगे कि उसकी नर्व जरा लेंथी है। ये देखिए जनाब सेंसरी कैसे इनकरेक्ट, ये फीलिंग फोर्स आप उसको करें, देखेंगे वाइब्रेशन फील हो रही है नहीं, ये सॉफ्ट टच कार्बन फाइबर से, ये 10 ग्राम मोनोफिलामेंट है, इसको इतना प्रेशर दें कि ये बेंड हो जाए, इसका मतलब है 10 ग्राम आपने दे दिया। अगर वो फील ना करे तो समझ लें कि ये एम्पुटेशन के रिस्क में आते हैं। ये शार्पट जॉइंट चलता रहता है, मेरे को पता नहीं चलता, एंड यू गेट मल्टीपल फ्रैक्चर पैरालिसिस के होते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी नर्व कंडक्शन कैन डिसाइड वेदर इट इज अ न्यूरोपैथी और समथिंग एल्स, maybe myopathy, maybe neuromuscular disease like myasthenia. Is it lung dependent or something else? Is it generalized or focal? Is it symmetrical or asymmetrical? इन सवालों के जवाब EMG देंगे। Is it axonal or demyelinating और sensory है या motor है? इन सारे सवालों के जवाब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देगी। कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी ये उसका एक एक्सटेंशन है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बढ़िया है, आज के बाद आप देखेंगे फिर आपको हर केस डायबिटीज का न्यूरोपैथी लगेगा, ये मिस ना करें। कभी किसी चीज पे स्ट्रेस ज्यादा आ जाए तो फिर वो अगले 4 दिन वही नजर आती लगता है। डीजेनरेटिव स्पाइन डिस्क डिजीज, खासतौर पे जिस उम्र में पेशेंट को डायबिटिक है तब डीजेनरेटिव स्पाइन भी कॉमन ही होगा ना, लंबोसेक्रल स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल, उसकी भी सिम्टम काफी हद तक मिलती जुलती होंगी, तो वो मिस ना कर दें कि कहीं आप डायबिटीज का समझे कि बस मैंने दे दी दवाई और उधर डिस्क या डीजेनरेटिव स्पाइन पड़ा था। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, अगेन इट विल प्रेजेंट विद पेन इन एक्सट्रीमिटीज, पाँव पे इस्कीमिक पेन, और न्यूरोपैथिक पेन भी उधर ही ज़्यादा आनी है, तो ये मिक्सअप हो सकती हैं। उसमें फिर वेसल के जो है ना साइन ज़्यादा होंगे, कोल्ड होंगे फीट, वेसल मोटी हो सकेगी, आर्टरीज टेलगेट नहीं हो सकेगी। मायोपैथी यूजुअली इट इज मोर इन प्रॉक्सिमल मसल, न्यूरोपैथी मोर इन डिस्टल। माइलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड डिजीज, उसमें फिर अपर मोटर साइंस होंगे, हाइपररिफ्लेक्सिया एंड अपगोइंग कोलैटरल, वो भी ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी डायबिटिक पेशेंट्स में भी है, तो डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद तो लाखों में है, तो उनको बाकी बीमारियां होने का भी तो ठीक ठाक इम्कान आता है। सो जीबी सिंड्रोम, CIDP जो जीबी की एक क्रॉनिक वेरिएंट समझेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, कार्सिनोमेटिक न्यूरोपैथी, यूरिमिक, अल्कोहलिक, मेटाबॉलिक, कंप्रेसिव, टॉक्सिक, ये लंबी लिस्ट है, तो वो भी अगर कोई रेलेवेंट हिस्ट्री मिलती हो तो उनको देखें। सबको डायबिटिक न्यूरोपैथी, हर डायबिटिक विद न्यूरोपैथी इज नॉट डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें दूसरे मरीज भी ठीक ठाक नजर आ जाएंगे। सो अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, करेक्शन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, एंटीप्लेटलेट्स फॉर वास्कुलोपैथी, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग उसमें फिर वास्कुलोपैथी में कंट्रीब्यूट करेगी, एंड मॉडरेशन इन अल्कोहल यूज। ये वेस्ट की किताबें लिखती है मॉडरेशन को ज्यादा पीते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर के बाद आप कहेंगे थोड़ी थोड़ी पिया करेंगे कि कहा था मॉडरेट में जो ज्यादा पी रहा है वो मॉडरेट करता है, जो नहीं पी रहा है वो शुगर करेंगे नहीं पी रहा। सर इसमें एंटीप्लेटलेट्स एंटीप्लेटलेट आ गया ऊपर से चौथा नंबर है, ठीक है वास्कुलर, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, वरना तो और बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, लेकिन ये मोटी मोटी है। सो प्रिवेंशन है, क्योर डायबिटिक न्यूरोपैथी का हार्डली यानी सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ है। ये सर एंटीप्लेटलेट आप हर पेशेंट को प्रिवेंशन में कहेंगे जो भी डायबिटिक विद न्यूरोपैथी है तो सबको कहें। आपके सवाल का बहुत रिफाइंड जवाब, अगर जैसे कहते हैं ना बाल की खाल उतारने वाला जवाब, कि अगर आपको लगता है कि वास्कुलर फैक्टर्स नहीं आप यानी नहीं देना चाह रहे तो आपके सवाल को मैं यूँ देखता हूँ कि आपको लगता है कि इसमें वास्कुलर वाला फिनोमेना नहीं होगा, दूसरे मैकेनिज्म ज़्यादा है तो ना दें। अदरवाइज देने के हक में तो बहुत पॉइंट्स है कि यूजुअली हम एस्पिरिन तो हर डायबिटीज जी, को देते हैं, लेकिन क्लोपिडोग्रेल तो हम यूजुअली सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं। उसके अपने क्राइटेरिया, 2 एंटीप्लेटलेट के लंबी बहस है, लेकिन ज़्यादा अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज है साथ तो फिर तो अदरवाइज सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ डायबिटीज और प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन। एक एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन काफी जी, वो तो साथ हमारे न्यूरोपैथी आ गई है, डायबिटिक इसका मतलब है एंड ऑर्गन डैमेज क्वालीफाई कर गया एंटीप्लेटलेट में। अगर आप यूं पूछ रहे हैं कि कहाँ नहीं दे सकते तो वो है तो बड़ी रेयर सी जगह, वरना सब में नहीं। वाली रिकमेंडेशन तो है कि अगर नहीं भी है तो उसमें हर डायबिटिक में तो ये कहते हैं कि हैविंग डायबिटीज इज एज रिस्क फैक्टर फॉर वास्कुलर कंसर्न्स, जैसे कि इसकी हार्ट डिजीज है उसकी जो अमेरिकन कहते हैं कि उसको संगीन हार्ट अटैक हो चुका एक हो चुका है उसके बराबर ही ले, उसके बराबर ले। अगर वास्कुलर भी है और नर्व की भी है तो क्या डायग्नोस
यानी सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज भी है, दोनों है, तो दोनों इकट्ठी हो सकती हैं। वास्कुलर डिजीज का कैसे वो उसमें पल्सेस पेरिफेरल आपको ये डॉर्सल स्केटस आर्टरी और टिबियालिस जो है टिबियल आर्टरी, ये आपको फीबल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वास्कुलर साइंस अपने होंगे, उसमें ज़्यादा यही है कि कोल्ड होगा। अच्छा, अब आते हैं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर, जो क्लिनिशियन के ज़्यादा काम की चीज़ है, मैंने ग्राउंड बना लिया कि कैसे करना है सिम्टोमेटिक रिलीफ पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी में वैल्यूज है वेरी गुड। एंटी कन्वल्सेंट्स कन्वेंशनल एज वेल एज न्यू, ये सारे काम करते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एसएसआरआईज, दे आर वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर पेनफुल न्यूरोपैथी। ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लोकल एप्लीकेशंस, फिजियोथेरेपी, अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स, कॉम्बिनेशन, एक आते हैं को देख लेते हैं। एंटी कन्वल्सेंट से और जैसे कार्बामेज़ेपिन, सोडियम वालप्रोएट, these are time tested drugs, we are familiar, we are confident with their use, so these are good for painful diabetic neuropathy। न्यूअर में गैबापेंटिन, प्रीगाबालिन, लेमोट्रिजीन, टोपैरामेड, इन पे स्टडी ज़्यादा मौजूद है। ये प्रीगाबालिन हमारे मेजबान हैं। प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन के साइड इफेक्ट्स तो ज़्यादा है सर, क्योंकि अगर उसे देना पड़ेगा ना कुछ महीने के लिए भी देना पड़ेगा। साइड इफेक्ट आप बताना चाहेंगे? अभी आप नहीं, आप बैठे हैं, मैंने फाइजर वाले या मैं बता दूं? नहीं, आप बता दें। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट तो ये है कि पेशेंट को सेडेशन, डिजीनेस कॉमन है जी, कॉमन है। हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी सेंसिटिव भी ज़्यादा है, लेकिन फिर अगर आप ग्रेजुअली दें और रात को दें काउंटेड कर जाते हैं। गैबापेंटिन के साथ खासा मुश्किल है, 900 से तो वो कहते हैं शुरू होती है, 300 DDS से, तो हम हमारे बहुत सारे मरीज से पहले ही कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि नहीं जी फ्री इंटॉलरेंट। इन दोनों में ये प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी एज पेन किलर, न्यूरोपैथिक पेन किलर्स, दीज आर वेरी गुड ड्रग्स, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सर इन चारों में न्यू जो है आप किसको प्रेफर करेंगे? किसी एक को? लार्ज विकास के हमारे मेजबान है प्रीगाबालिन, इसलिए कि आप इसको जिंदगी आसान होगी। गैबापेंटिन 3 दफा दें, सेडेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेमोट्रिजीन के एस्केलेशन के मसले हैं, टोपैरामेड के भी अपने हैं, प्रीगाबालिन नो डाउट ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस। वैसे भी FDA की जो रिकमेंडेशन है वो 2 दवाइयों की है, प्रीगाबालिन और ड्यूरोक्सिन। एफडीए के क्राइटेरिया बहुत ही, वो उनका बैरियर बहुत ऊंचा है, इसलिए वो एफडीए को तो अपनी स्टेटमेंट देने की अपनी मर्जी है, लेकिन ये सारी इनके अपनी स्टडीज मौजूद है। एफडीए का अपने क्राइटेरिया सर डिलॉक्सिडिन और प्रीगाबालिन को अगर कंपेयर करें तो कौन सी केस टू केस ही जवाब होगा इसका, दोनों मिला सकते हैं। भाई आपके सवाल का आसान जवाब ये है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट में वैसे तो साइड इफेक्ट बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगा। और सर ये प्रीगाबालिन के रिसर्च किसकी है? आपस में कोई ऐसा मेरे नजर में नहीं है कि तो प्रीगाबालिन किस कंपनी की रिसर्च है? ये फाइजर की फाइजर का फाइजर की रिसर्च है। जी, हमारे हौसले आपके जी। वैसे आप मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी नहीं बची पाकिस्तान की जो ये ना बनाती होगा। मैं रिसर्च का पूछ रहा हूं जिसने ओरिजिनल हाँ, इनकी इतनी यानी अच्छी है पेन में कि तकरीबन सबने बनाना शुरू कर दी हुई है। मुझे ये प्रीगाबालिन से सुई इचिंग इन कानों में वेरी सुई, सिर्फ कानून सिर्फ कानों, कोई भी रंग हो सकता है। इंटॉलरेंट, एक दफा ईएनटी वालों से देखें तो लोकल डिजीज ना हो और एक बहुत दिखाया सब। पॉसिबल है कि किसी भी दवाई के साथ एलर्जिक फिनोमेना, हाइपरसेंसिटिविटी कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं और उनको आप लोकल स्टीरॉइड एल्बेंडाजोल ड्रॉप्स डालें तो ठीक हो जाता है। मैंने बहुत कुछ करवाया। अच्छा, कॉमन सवाल हमें फेस करना पड़ता है या कि व्हाई एंटी कन्वल्सेंट्स आर यूज्ड इन ट्रीटिंग न्यूरोपैथिक पेन। आप कहते हैं मरीज को दवाई लिखते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आता है कि मैंने पाँव का दर्द बताया था, आपने मुझे मिर्गी की दवाई दी। आप मतलब है होश में थे उस वक्त। इससे पहले बताओ कि ये दवाई मिर्गी के लिए भी यूज होती है, ये पहले बता दें, वरना या तो पूछने आएगा तो मुतमिन हो जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो जो डॉक्टर बताता है ये पहले उसके पास चला जाएगा वो। तो ये क्यों है ऐसा? या वो मेडिकल स्टोर वाला कभी-कभी ना हाँ, मेडिकल स्टोर वाले मेस्काइड करते हैं। वो उसका तो वो नाम है। कहते हैं मिर्गी की दवाई है तुसी हाँ, वो सबसे बड़ा मास्टर तो वो है ना, उसके भी तो आप तैयारी रखें ना, उसने जो उसको भी कुछ लगा के रखें। लगा के रख रहे, आप अपने मरीज को कॉन्फिडेंट करें। मरीज आपका सबसे बड़ा नो जी क्यों है ये ऐसा, क्यों प्रेजेंट इन द ब्रेन इट विल प्रोड्यूस एपिलेप्सी। कैसे प्रोड्यूस होती है? हाइपर एक्साइटेबल है, थोड़े थ्रेशोल्ड पर भी वो फायर कर जाता है, इसलिए एपिलेप्सी बनी। इफ दिस हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन पेरिफेरी इट विल प्रोड्यूस न्यूरोपैथिक पेन। सो वी हैव टू sedate the neuron and sedate form करता है एंटी कन्वर्सन। सो न्यूरोपैथिक पेन और एपिलेप्सी मैकेनिज्म के हिसाब से एक डिजीज है, उनकी जगह फर्क है। ठीक हो गया? वैसे न्यूरोपैथिक पेन में
जितनी हाइपर एक्साइटेबल न्यूरॉन होते हैं वो एपिलेप्सी के मुकाबले में कहीं कम होते हैं। उधर जो एक सर्ज आती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पेरिफेरी से, इसलिए ये जितनी एंटी कन्वल्सन डोज देनी पड़ती है किसी भी एंटी कन्वल्सन की एपिलेप्सी में उससे कहीं कम पर न्यूरोपैथिक पेन सेटल हो जाती है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, थ्योरी है उसकी। सर एमिट्रिप्टालिन का भी रोल ये आ गया एंटी डिप्रेसेंट्स। माशाल्लाह मेरे आगे तो मुझसे ज्यादा अच्छी बात है मुझसे आई एंजॉयड कि मुझसे देर। चलो जी, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जनाब, ट्राइसाइक्लिन एज एंटी डिप्रेसेंट इनका शायद दौर बहुत कम रह गया है एसएसआरआई के आने के बाद, लेकिन ये पेन के तौर पे बड़ी अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें एमिट्रिप्टालिन, नॉरट्रिप्टालिन, ये ट्रिप्टानॉल और सेंसिबाल, ये बहुत अच्छी ड्रग्स हैं। इनकी हैंडलिंग, एंटी डिप्रेसेंट की हैंडलिंग तो सबको आनी चाहिए, कोई स्पेशलिटी ऐसी नहीं है जिसमें डिप्रेशन ना जाए। ऑर्थोपेडिक में भी जाती है, जनरल मेडिसिन में, तो वो तो सबको जी, जैसे मैं कहता हूँ टीबी का इलाज सबको आना चाहिए, डिप्रेशन का इलाज सबको एफआई के बाद भी सब जी। तो ये इनको बड़ी अच्छी हैंडलिंग आनी चाहिए। तो 25 मिलीग्राम एचएस से शुरू करें और हफ्ते 10 दिन के बाद 50 मिलीग्राम या 75 तक चले जाएं, तो न्यूरोपैथिक पेन या एनी क्रॉनिक पेन सेटल हो जाती है। क्रॉनिक पेन कोई भी हो जाए, ये मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूँ और आपको कमर्शियली जिसे कहते हैं उसका बड़ा फायदा होगा कि पुरानी पेन को खाली पेन किलर के तौर पर ठीक करते जाना डिफिकल्ट चीज है। सर क्रोनिक पेन कब आप लेबल करेंगे? रफली 6 मंथ्स पहले आफ्टर 6 मंथ्स। जी, तो उसमें अगर आप ये मिला लें तो ये पेन मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करती है और ब्रेन के अंदर जो पेन के सिग्नल जा रहे हैं उनका बैरियर ऊंचा कर देती हैं। तो ये जो है ना, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ये बहुत अच्छी पेन मॉड्यूलेटर है। फिर एसएसआरआई इनमें से डुलोक्सिडीन, फ्लोक्सिडीन, सर्ट्रलिन, ये बहुत अच्छी न्यूरोपैथिक पेन इनके ज्यादा स्टडी है। लोकल एप्लीकेशन कैप्साइसिन, कैप्सिलॉल क्रीम और लोशन के नाम से आती है। इसकी अपनी भी जलन होती है, मरीज को पहले बताएं वरना वो पहले दिन ही छोड़ देगा कि मुझे रास नहीं है। तो इसे कहना है कि इसकी जलन होगी लेकिन बाद में आपकी न्यूरोपैथिक पेन को ठीक कर देगी। और इसकी पेशेंट तो टॉलरेट ही नहीं करते हैं। ब्यूटी इसकी ये है कि इसका मैकेनिज्म फर्क है, तो ये फिर दूसरों के साथ कंबाइन भी की जा सकती है। आप एक और मैकेनिज्म से बीमारी को काबू कर रहे हैं। फिर 5% लिडोडर्म पैचेस, एनेस्थेटिक एंड नाइट्रेट स्प्रेज हैं। मिसलेनियस इसमें ट्रेमाडोल याद रखें, ये नार्कोटिक है लेकिन रिफ्रैक्टरी केसेस में रखें क्योंकि फिर डिपेंडेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और नार्कोटिक अपने समझते हैं। देन फिर अल्फा लिपोइक एसिड, मैक्सिलिटीन, ये तो हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल है। नर्व ब्लॉक और एपिड्यूरल इंजेक्शन इन सिलेक्टेड केसेस। न्यू एंड अल्टरनेट थेरेपी, जस्ट टू कंप्लीट द लिस्ट मैंने स्लाइड बनाई है, रूटीन में हमारे रिसर्च में जो है सारी बातें। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग लेबर पेन के अंदर अक्सर जब फीमेल्स एडमिट हो जाती है वहाँ एपिड्यूरल इंजेक्शंस को लगाया जाता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए फीमेल्स पेन महसूस करती रहती है। इट कैन बी ट्रीटेबल आफ्टर दैट और ये कंटिन्यूएशन जारी रहती है? क्या वो इंजेक्शंस लगना भी चाहिए? ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वैसे इंडिपेंडेंट ऑफ वैसे ही उसमें ज्यादातर तो साइकोलॉजिकल है कि मेरे कमर में टीका लगा था, बड़ी चीज थी ना, पहले कंसेंट लिया, कागज भरे गए, तो वो साइकोलॉजिकल ये उसको पेन होती रहती। या कहीं पर कोई नर्व ऐसे को हो भी गई है उससे कोई अगर, तो आप वही और सर ये एलपी नीडल की जो गेज है ना, इसकी मैटर उसको अपने मेरिट पर न्यूरोपैथिक पेन की तरह ही ट्रीट करेंगे जो ये प्रिंसिपल है जिसका जी। मैं एक तो जो एपिड्यूरल लगता है ना, उसमें एलपी नीडल नहीं इस्तेमाल है। इस नीडल को कहते हैं टॉय नीडल। वो दैट इज आउटसाइड द बाहर मैटर, ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है। नर्व को तो सिर्फ डेवली करना है, दूसरा उससे पहले हमें लोकल भी करना है। इसमें 2-3 अप्रोच है और इट्स वेरी आइडिया। इसमें बैक पेन का कोई है ही नहीं चक्कर, ज्यादातर कुछ भी नहीं है ही नहीं। लेकिन कई पेशेंट सर, आते ये हैं ये है कि वो साइकोलॉजिकल ये जो बात वही है ना, दैट इज रीजन तो हमारी नहीं पड़ी इंजेक्शन का ये वो मैंने आज किया, कोई ज्यादा साइकोलॉजिकल है, उसको उसी तरह से डील करें। अच्छा, फिर इसमें पहली 4 तो छोड़ दे, सब रिसर्च में ही है। पांचों आपको पंक्चर और टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसका कुछ रोल है इसमें। सर कितना रोल है इनका? ये आजकल बड़ा कॉमन हुआ होगा, टेंस भी और जब बाकी में फेल हो जाए, जब फर्स्ट टाइम चीजें फेल हो जाए फिर इससे तो साथ साथ नहीं किए जा सकते। साथ साथ भी किया जाता है। इसका कोई वाकई एक्यूपंक्चर वगैरह का रोल है या प्लेसिबो इफेक्ट? आपको पंक्चर पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर आप साहब किताबें करते हैं। किताबें लिखना शुरू हो गई हैं हमारी एलोपैथी की भी, इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड करने में मैं हेजिटेशन नहीं है मुझे तो, लेकिन परफेक्ट ये आपकी बात ठीक है, काफी इफेक्टिव है एक्यूपंक्चर और टेंस। आपको पंक्चर पे लेक्चर रखेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है, हम सबको जरूरत है पढ़ने की। मैं दे सकता हूँ लेक्चर सर इनके। ठीक है, ठीक है। आपका पैगाम पहुंच गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। अब अगले आते हैं हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज पर। इसकी ये काफी हेटेरोजेनस सा बड़ा सा ग्रुप है। इसमें पोस्टल हाइपोटेंशन, पिट्यूटरी नेक, जहाँ ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, स्वेटिंग डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, गैस्ट्रोपेरिसिस, वोमिटिंग के साथ आते हैं, अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कीटोनिया, यूरिनरी ब्लैडर।
ये सारे हैं, इसको बस एक स्लाइड में खत्म तो नहीं गए। नहीं। पोस्चरल हाइपोटेंशन, मरीज उठता है और साथ ही गिर जाता है, ये कॉमन है इसमें जब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होगी। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन फ्लोरिडेफ के नाम से मिलती है हमारे मुल्क में, ये रजिस्टर्ड नहीं है, स्मगल होकर आती है, बड़ी ट्रिकी मेडिसिन है, थोड़ी सी देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगी, नहीं देंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन से मरीज गिरता रहेगा। तो बड़ा बीच में छोटी सी एक सेव है, रस्से पे चलने वाली बात है, इधर भी गिरते हैं उधर भी, डिफिकल्ट टू हैंडल। इलास्टिक अगर स्टॉकिंग इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आराम से उठो या आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उस तरफ हम आ रहा हूँ आगे अच्छा। कि यानी जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है कि वो किस्तों में उठे हाँ। और बॉडी को सेटल होने में हमें। इलास्टिक स्टॉकिंग कैन हेल्प साल्ट सप्लीमेंटेशन, अवॉइड डिहाइड्रेशन एंड डायूरेटिक, ये बड़ा कॉमन होता है, डायूरेटिक कहीं ना कहीं से नुस्खे में हाइपरटेंसिव होते हैं, डायबिटिक कहीं ना कहीं से घुसा हुआ होता है, वो उसको निकालेगा, अगर निकाला जा सकता है, अगर हार्ट फेलियर है तो फिर डायरेक्ट बंद इसीलिए। स्लीपिंग इन सेमी अपराइट पोस्चर जो आप बात कर रहे थे कि बहुत डिफरेंस ना आने दें कि ऐसे 0 एंगल पे सो रहा फिर ये अपना 90 डिग्री पे आ गया, उसको थोड़ा सा पहले ही अपराइट रखें और किस्तों में उठे, पहले करवट बदले, फिर बेड पे बैठे, फिर पाँव लटका के बैठे, फिर खड़ा हो। स्लो मोशन में तो फिर ऑन करना चाहिए। फोन पास रखें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे बात कर लेते हैं, इसलिए कि इस पे अक्सर बात नहीं की जाती, तो मैं इस पे कर लूं। ये जहन में रहे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे कॉमन काज डायबिटीज नहीं है, एक जरा ट्रिकी सा पॉइंट है, उसकी सबसे कॉमन काज फिर साइकोलॉजिकली है। डायबिटिक न्यूरोपैथी डाउन द लिस्ट कहीं है, इसलिए ऐसे नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी पे लेक्चर सुना और हर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को डायबिटिक न्यूरोपैथी उसकी सबसे कॉमन काज इस लंबी लिस्ट में से आप देखिए ज्यादातर साइकोलॉजिकली है, उसको पूरी तरह ही डील करना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इसको छोड़ा हुआ है तो किसी और ने फिर कब्जा कर लिया, ये मैंने दिखाया हुआ कि ये हमारे जरा ये हकीकत है ये, और ये फैमिली फिजिशियन का फोरम है, आपको इसको हेड ऑन लेना है, फिर ही आप इनको सिर्फ बयान से क्वेरी खत्म करना मुश्किल है, आपको खिलाफ भी और करना है। तो ये सारे हमारी छोटी हुई डेफिशिएंसीज हैं जो इन्होंने फिल की हुई है गलत तरीके से। वो था ना, कहते हैं एस्ट्रोनॉट जब चांद पे उतरा उसने पहले वहां भी लगी हुई थी कि शादी से पहले हमसे मशवरा करें। ये इतने कॉमन हो गए कि जगह कि ये तो लगता है इतनी कॉमन है पाकिस्तान में मर्दाना कमजोरी की शायद औरतों की होती होगी। सो मेनी जोक्स, लेकिन ये हकीकत है कि हमने इसको नेग्लेक्टेड छोड़ा हुआ है और हकीम और काबू किया और गलत कर रहे हैं। सर इसमें ये भी जो हो गया कि फर्ज करें 500 साल बाद जब लाहौर की या पाकिस्तान की खुदाई हुई तो दोबारा में जब वो इश्तिहार पढ़ेंगे भारत तो परेशान हो गई पूरी कौम इसी में इस वजह से खत्म हो गई। ट्रीटमेंट मोडालिटीज मेडिकल है, मैकेनिकल है, सर्जिकल है। मेडिकल में सिल्डेनाफिल जो प्रोटोटाइप ड्रग है, इसकी नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान बट अवेलेबल इवन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। ये पान गली या नाकली में ढेर लगे हुए हैं, जैसे पान में लगे हुए हैं। इट इज सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ साइक्लिक जीएमपी फॉस्फेटाइएस्ट्रेज एंड इट एनहांसेस इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑन स्मूथ मसल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, फिनाइल आप जानते हैं उसका इरेक्शन का मैकेनिज्म के आर्टेरियल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वीनस कम होगा तो उससे, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड वहां पर काम करती है। डोज इज 50 to 100 मिलीग्राम 1 hour before the activity and peak effect comes in 1.5 to 2 hours and some effect persists up to 4 hours. Side effects are headache, flushing, नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, फिर वो करेगी फ्लशिंग, डिस्पेप्सिया, ग्रीन टिंज टू द विजन। ये भी पहले बता दें कि कल सुबह आपको हरा हरा नजर आएगा, एक सालन के अंदर को हरा हरा नजर आएगा, एक तो उससे पहले बता दें, वरना उसमें कि मैं अंधा हो गया मेरे डॉक्टर ने ऐसी गर्म दवाई दी, तो पहले बता दें। कंट्राइंडिकेशन बड़ी अहम है, जिन्हें ये होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस्कीमिक हार्ट होने का इम्कान है, उसके साथ कंट्राइंडिकेशन है। लेकिन अगर नाइट्रेट्स नहीं यूज कर रहा और साइलेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज है तो फिर देखो रीसेंट सीवीए इसमें भी ना दें। फिर कुछ अदर ट्रीटमेंट्स हैं, ये सिर्फ मैंने लिस्ट पूरी करने के लिए लिखी, इनमें से प्रैक्टिकली कम ही की जाती हैं। सिल्डेनाफिल के बाद ना, वियाग्रा के बाद इनका बहुत कम हो गया है। इंट्रा कार्पोरल इंजेक्शन ऑफ वेजोएक्टिव ड्रग्स, पैपावेरिन प्लस फेंटोलामीन, एलप्रोस्टाडोल, इसका ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे हैं, इसलिए आउट ऑफ फैशन हो गई है। प्रायोपिज्म है, ट्रामा, फाइब्रोसिस, ये बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। इंट्रा यूरिथ्रल पैलेट्स ऑफ एलप्रोस्टाडोल, ये भी है, लेकिन अगर ये करना पड़े तो फिर बैरियर कंट्रासेप्शन बहुत जरूरी है लेडीज के लिए। फिर ये काफी आपने बताई सिल्डेनाफिल ये जो मिलती है जी, कहीं से कोई एक्चुअल ओरिजिनल भी मिलती है, ये सारी ये 2 नंबर, क्योंकि बहुत से ब्रांड मिलते हैं। बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, अच्छे स्टोर कुछ जो मतलब अच्छे सेंस में के अच्छे स्मगलर आए प्राइस कितनी से डरा भी जितने उसका दाव लगे 2-250 से ज्यादा नहीं। अच्छे मींस के जिनके मतलब वैसे स्टोर अच्छे हैं, ट्रेडिशनल लगा हुआ बड़ा लिखा बंदा बैठा, बाकी राइस पीने वाले की शादी नहीं हुई
डॉक्टर आना उसका लिख रहे हैं सारे हमने नहीं, इसके वो बाद सत्यम है। हमने पेशेंट को देखना होता है ना लो जी एक्सटर्नल ये 2-4 साल की बात है। एक्सटर्नल वैक्यूम थेरेपी ये एरेटेट सिस्टम है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ है और अच्छी चीज है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इट इज अ सक्शन चैम्बर ऑपरेटेड बाय मैनुअल पंप एंड देयर इज अ टेंशन रिंग एट द बेस ऑफ द पेनिस, इट ड्रॉस ब्लड और उसके बाद उसका रिंग उसको वापस नहीं जाने देता ब्लड को, और ये इट्स कैन बी केप्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स विदाउट एनी हैजर्ड वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इसकी ब्यूटी है कि ये मौजूद हो तो पेशेंट को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पेशेंट बिकम्स कॉन्फिडेंट इफ देयर विल बी डिसफंक्शन आई हैव समथिंग एंड दिस कॉन्फिडेंस मेक्स इरेक्शन पॉसिबल इवन विदाउट ऑपरेशन ऑफ दिस। ये बस सारे पढ़ा रहा था इसकी वैसे बरकत है तभी सर्जिकल इम्प्लांट्स ऑफ पेनाइल प्रोसेस, ये एडवांस चीजें हैं और ऐसा कॉमन है। गैस्ट्रोक्रिसिस, अब एक स्लाइड रह गई, अगर आप थके हुए तो मैं पूरी कर दूं। इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में मीटोक्लोप्रामाइड इज वेरी गुड ड्रग, इट इज एंटी एमिटिक एंड इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटी। आईवी 10 मिलीग्राम पीटीएस इंट्रैक्टेबल केसेस में जब बिल्कुल कुछ अंदर ठहर ही नहीं रहा, और ओरल में 20 मिलीग्राम बीडी काफी है। एरिथ्रोमाइसिन सरप्राइजिंगली एंटीबायोटिक है, लेकिन ये डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी जो गैस्ट्रोक्रिसिस के साथ है उनमें 250 मिलीग्राम पीडीएस काम करती है। इसमें कभी मेरा मरीज दाखिल है और एरिथ्रोसिन पे ठीक हुआ है, उसकी वॉमिटिंग कम ही नहीं आती, ये चलते काम करती है। ये किताबों में सर ये मेट्रोक्लोप्रामाइड तो मेरे ख्याल में इट शुड बी एन ऑब्सोलीट ड्रग बिकॉज़ ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स जिसमें आना है ना उसमें ना, तो फिर इसमें वो नहीं दे सकते हम, ये जो है किसी किसी को होता है। बच्चों में ज्यादा साइड इफेक्ट्स कॉमन है, उसमें नहीं हम यूज वैसे बड़ा इजीली ट्रीटेबल है, घबराए ना उससे। लेकिन बड़ों में तो डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, नॉक्टर्नल अर्जेंसी एंड इनकॉन्टिनेंस, स्पॉन्टेनियस रिमिशन में आकर कुछ भी ना करें ठीक हो जाएगा। स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जो गट की पेरिस्टाल्सिस दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कोई चीज वहां गट ठहरने नहीं देती, जो कुछ आ रहा है फ्लो कर रहा है, ये खुद सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर उसकी वो कम हो गई है मोटिलिटी तो फिर उसमें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ आएगी, तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और डायरिया रोकने के लिए इमोडियम या लोमोटिल अच्छी है, वो देनी ही पड़ती हैं, स्ट्रांग है वगैरह। लैक्सेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन, इसमें कोई प्रोबायोटिक्स का भी रोल है? नहीं, हाँ अगर वो इफेक्टिव डायरिया है तो फिर एंटीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में फायदा देंगे बिल्कुल। एटोनिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अगेन इसमें बैकलॉग है, मीटोक्लोप्रामाइड यहाँ भी काम करेगी, बेटानिकोल भी काम करेगी। इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन कैन हेल्प, पेशेंट सीख लेते हैं, स्पेशली मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले जिनके लॉन्ग टर्म है, वो हम डॉक्टर से बेहतर फिर अपनी हैंडलिंग कर लेते हैं। कॉन्डोम कैथेटर एंड डायपर्स फॉर दोज हु आर इनकॉन्टिनेंट एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर इन एडवांस केसेस, सिस्टोप्लास्टी एंड ब्लैडर नेक एंड स्फिंक्टर सर्जरी, ये एडवांस केसेस में। स्टेसिस ऑफ यूरिन अगेन लीड्स टू इन्फेक्शन, वहां भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यही है, अगर स्टेसिस होगी जैसे डीपीएच वालों में यूटीआई काम होती है, फिर एंटीबायोटिक है। सो माय ओनली रिग्रेट आई डिडंट स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्लियर। तो ऐसा अंजाम भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि डायबिटीज कंट्रोल कर ले। बुल्स आई येट टू बी हिट, अभी तक कोई तीर निशाने पे नहीं लगा, हम नहीं कह सकते कि ये एक मैजिक बुलेट आ गई या बस न्यूरोपैथी ठीक, नथिंग, लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू।